हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। लोग इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा रटते हैं और याद करते हैं, उसके बाद भी उनके क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। तो मैंने इस चैप्टर को एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक बना के इजी किया है और आपके सभी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को कवर किया है। यदि आप ये लेक्चर पूरा देखते हो तो आपके पूरे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर होंगे, साथ ही साथ आपके सभी पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होता है, NH2 NP 1 से 6 तक होता है। यानी आप यहाँ से देख सकते हो कि किसी भी आप यदि एलिमेंट है उसका, यदि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यदि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ भरा जाएगा, पी ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। ओके, इसीलिए ये सभी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, पी ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। ओके, अब देखिए जो पी ऑर्बिटल्स है, यानी जो पी ब्लॉक है इसमें 6 ग्रुप हैं। ठीक, 6 ग्रुप है, यानी ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो अब पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जो है ये सभी क्या है, पी ब्लॉक हैं। ओके, अब देखिए जो इसमें ग्रुप 13 है इसको बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 13 क्या कहा जाता है, बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट, यानी ग्रुप 13 में कितने कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ठीक, ये सब जो है ये क्या है, बोरॉन फैमिली के हैं एलिमेंट। यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, NH2 NP1 होगा। ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, NH2 NP1 में जाएगा। ओके, अब देखिए जो अगला ग्रुप है ग्रुप 14 है, इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। ठीक, कार्बन फैमिली में कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स, देखिए जाता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और Fi। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP2 होता है। ठीक, अब देखिए अगला ग्रुप क्या है, ग्रुप 15 है। ठीक, ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं या इसको निकोजेंस भी कहते हैं। निकोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। जो नाइट्रोजन फैमिली होते हैं क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए इसको निकोजेंस भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये बात। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मक है। तो ये सब जो है एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP3 होता है। ओके, अब बात करते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या इसको बोलते हैं चार्कोजेंस फैमिली। ओके, इसमें आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP4 होता है। ठीक, अगला ग्रुप है ग्रुप 17। इसमें आता है, इसको हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अल्टरनेटिन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP5 होता है। ठीक, फिर लास्ट आपका है ग्रुप 18। इसको हम बोलते हैं नोबल गैस फैमिली। इसमें आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑस्मियम। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6 होता है। ओके, तो आप ये सब जानते ही होंगे, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। ये सभी की हम बात एक साथ ही कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर वाइज, मतलब ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी की बात अलग अलग करेंगे। ठीक, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ये सभी की हम पहले एक साथ ही बात कर लेंगे। ओके, अब देखिए जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलोरियम है और अल्टरनेरियम है, ये सभी क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ये सभी क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक, जिसको मैंने ऐसे गोला बनाया रेड से, ये सभी क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इसके ऊपर आप जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटल्स, और इसके नीचे क्या होगा, मेटल्स। ओके, मेटलॉइड्स के ऊपर आप देखेंगे तो नॉन मेटल्स होगा और इसके नीचे वाले क्या होंगे, मेटल्स होंगे। ओके, तो एक बार फिर देख लीजिए, जैसे कि ये है बोरॉन, बोरॉन के ऊपर कोई नहीं है, यानी नॉन मेटल्स में कोई नहीं है, सब क्या है, मेटल्स हैं। ये मेटलॉइड्स है, बाकी सब क्या है, मेटल्स है। ओके, देखिए ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इसके ऊपर क्या है, कार्बन नॉन मेटल्स है, और ये सभी मतलब सॉरी टीन, लेड और Fi ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ओके, जैसे इसमें देख सकते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं वो क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और ये सब क्या है, बिस्मक और Mc क्या है, मेटल्स हैं। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ये टेलोरियम क्या है, मेटलॉइड्स हैं। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और पोलोनियम और Lb ये जो क्या है, ये क्या है, मेटल्स हैं। ऐसे इसमें देख सकते हैं जो अल्टेनियम है ये क्या है, नॉन मेटल्स है, सॉरी मेटलॉइड्स है। तो इसके ऊपर वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और ये जो TS ये क्या है, मेटल्स है। ओके, और इसमें क्या है, सभी नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई मेटलॉइड्स नहीं, यानी सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ओके, अब इसको याद कैसे करोगे, केवल आपको मेटलॉइड्स याद हो जाए तो आप बाकी आप बता सकते हैं, मतलब बाकी आप बता सकते हैं कौन मेटल्स है, कौन नॉन मेटल्स। ओके, यदि आपको मेटलॉइड्स पता चल जाए। इसको मैंने ट्रिक बनाया है,
देखिए ये सब ट्रिक जो है मेरा नहीं, ये विशाल सर का ट्रिक है, मैंने उनसे ही लिया है। ओके, अब बात करते हैं मेटलॉइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक मेटल्स, ये भी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं क्या करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक मेटल्स भी कहते हैं। ओके, एक बार फिर देख लीजिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ऑक्सीजन से भी एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बस यही डिफरेंस है दोनों में। ओके, अब बात करते हैं मेटलॉइड्स, मैंने आपको ये याद कराया था मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, अब सिंपल से याद कर लीजिए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। ओके, बालिका से हो गया बोरॉन, सीता से हो गया मतलब सिलिकॉन, ठीक, गीता से जर्मेनियम, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक, और आते से एटी। ओके, यानी एल्टेनियम। ओके, तो अब शायद ट्रिक याद कर लीजिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं, ठीक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एल्टेनियम, ये सभी क्या हैं मेटलॉइड्स हैं। ओके, तो सिंपल से इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टॉप करके पहले याद कीजिए तभी आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से, ये भी याद करना है। ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, इसमें कौन आते हैं, सुनो, इसको याद करना है, सुनो, लेड, जिंक, आलिया क्यों बेपनाह कर रही हो। ओके, सुनो, लेड, जिंक, आलिया क्यों बेपनाह कर रही हो, ये सभी जो है क्या है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक, सुनो यानी आपके सुनो से हो गया एसन यानी स्टेनस, पीडी लेड से पीडी, ठीक, लेड से लेड ही हो गया, जिंक से जिंक हो गया, मतलब आलिया यानी एल्युमिनियम हो गया, ठीक, और क्यू का हो गया कॉपर, और बेपनाह से हो गया बेरिलियम। फिर से याद कर लीजिए कौन कौन सा, टीन है, लेड है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है और बेरिलियम है। ओके, ये सभी क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इंपॉर्टेंट, इसको स्टॉप करके याद कीजिए तभी आगे बढ़िए। आइए सभी के फिजिकल प्रॉपर्टी को एक साथ हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप ये जानते होंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो देखिए ये जो कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन है फैमिली, मतलब हेलोजन फैमिली, इस सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, चाहे नोबल गैस की बात करें, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, सभी में इंक्रीज होगा। बस आपका जो बोरॉन फैमिली है उसी में क्या दिक्कत है, बोरॉन फैमिली में क्या होता है, एल्युमिनियम का ज़्यादा हो जाता है गैलियम से। ओके, एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए, लेकिन क्या है कि गैलियम है। ठीक, यानी एल्युमिनियम का ज़्यादा हो गया, गैलियम से। ठीक, तो बोरॉन आएगा, फिर गैलियम आएगा, फिर एल्युमिनियम को उससे ज़्यादा होता है, फिर इंडियम, फिर होता है थैलियम का। ओके, तो एक्सेप्शन के लिए यहाँ पे ही है। ऐसा क्यों, एल्युमिनियम का क्यों ज़्यादा हो गया गैलियम से, इसका सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का पुअर सील्डिंग होने के कारण ही एल्युमिनियम का क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है गैलियम से। ओके, तो एटॉमिक साइज में किसमें आपको केवल दिक्कत मिलेगा, केवल बोरॉन फैमिली में ही प्रॉब्लम मिलेगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक रेडियाई में सबका सही है। ठीक, तो बोरॉन फैमिली में क्या है, एल्युमिनियम का ज़्यादा हो गया गैलियम से, क्यों, क्योंकि ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी ब्लॉक के पुअर सील्डिंग के कारण। ओके, अब अगला बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगा। ठीक, तो सभी में कोई दिक्कत नहीं, किसी में प्रॉब्लम नहीं, कार्बन में भी नहीं प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और हेलोजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी मतलब नोबल गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इन सभी में देख सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, यानी ऊपर वाले जो है सबसे अधिक इन लोग का होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, टॉप टू बॉटम जैसे से नीचे जाएंगे क्या होगा, घटता जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन जो बोरॉन, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आपको दिख जाएंगे, बोरॉन में भी हमेशा आपको एक्सेप्शन सबसे क्रिएट कौन करता है, बोरॉन। बोरॉन में बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे अधिक बोरॉन का होगा, फिर टेलुरियम का होगा, फिर गैलियम का होगा, एल्युमिनियम का, फिर इंडियम का होगा। ठीक, इसको हम ऐसे याद करते हैं, बाल तिलक गंगाधर ऑल इंडियंस, बाल तिलक गंगाधर ऑल इंडियंस। ठीक, आपको जैसे याद करना है याद कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी में किस में मिलेगा, केवल बोरॉन फैमिली में, नहीं तो और सब में क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और सभी में बात करेंगे टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। ठीक, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, टॉप टू बॉटम क्या है, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें भी बोरॉन फैमिली अपना एक्सेप्शन दिखा देगा। इसमें क्या एक्सेप्शन बोरॉन फैमिली में कि एल्युमिनियम तक तो घटेगा, एनसीईआरटी बोलता है एल्युमिनियम तक तो घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक, एनसीईआरटी क्या बोलता है, एल्युमिनियम तक घटेगा,
जो बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एल्युमिनियम तक घटेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक, इसमें भी क्या है, बोरॉन फैमिली में ही एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी। ओके, अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई एक क्लियर ऑर्डर नहीं मिलता है, क्योंकि सबके में कुछ ना कुछ चेंजिंग आते हैं उसके। यदि आप ग्रुप में चलोगे तो सब में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगी, सभी में भी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में, इसलिए उसको एनसीईआरटी नहीं दिखाता है आपका, क्योंकि उसके हर ग्रुप में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फैमिली के सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो बोरॉन फैमिली है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 क्या होता है, NH2NP1 होता है। ठीक, यानी इसमें इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और 2 और 3, यानी 2 और 1 क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं क्या होता है, NH2NP1 होता है, या तो 1 हो सकता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, या क्या हो सकता है, 3 + 3 हो सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, क्या होता है, NH2NP2 होता है। ठीक, NH2NP2 यानी क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ठीक, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं +2 भी हो सकता है, और 2 4 यानी +4 भी हो सकता है। तो इन +2 और +4 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है कार्बन फैमिली का। ठीक है, ऐसे बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली का। इसका तीनों हो सकता है, -3 +3 और +5 कुछ भी हो सकता है, -3 +3 और +5 होता है। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, -2 +2 +4 +6, मतलब इतना कुछ हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं हेलोजन फैमिली। तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, -1 +1 +3 +5 +7, इतना हो सकता है। ओके, अब देखिए जो बोरॉन फैमिली इसमें दोनों है, इसका ऑक्सीडेशन क्या है, +1 भी है +3 भी है। ठीक, तो जो ऊपर वाले हैं वो क्या है, +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं। ठीक, जो ऊपर वाले हैं +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं, जबकि नीचे वाले जैसे टेलुरियम है वो क्या होता है, +1 में स्टेबल हो जाता है। ठीक, तो देखिए बात करेंगे, ये दोनों शो करते हैं, +1 भी और +3 दोनों शो करते हैं, लेकिन जो होता है बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, तो ये सब क्या है, +3 में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। +3 में ये सब ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। शो तो दोनों करेंगे, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन से एलिमेंट अपना बनाएंगे, ज़्यादा स्टेबल वाले कौन से बनाएंगे, +3 वाले बनाएंगे। ओके, जबकि जो टेलुरियम है वो क्या होता है, +1 में स्टेबल होता है। ठीक, टेलुरियम क्या है, उसका +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ये एनसीईआरटी बोलता है टॉप टू बॉटम जैसे जैसे नीचे आएंगे, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटती है, डिक्रीज होती है। तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है जैसे जैसे अब नीचे जाएंगे। यही बोरॉन बहुत अच्छा +3 में बना लेगा अपना कंपाउंड, जबकि टेलुरियम जो है +3 में स्टेबल ही नहीं होता है। ठीक, टेलुरियम का क्या होता है, +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, अब रीजन भी याद कर लीजिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये आपको पता होगा, जो नीचे वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था जितने भी नीचे वाले हैं क्या है, वो सब मेटल्स हैं। देखिए मेटल टेंडेंसी क्या होती है देने की, मेटल टेंडेंसी क्या होती है, वो देना चाहते हैं। ठीक, और देखिए जो +1 वाला है ये ज़्यादा दे सकता है, जबकि +3 वाला क्या है, स्टेबल हो गया, अब दे नहीं सकता, +3 तक ही है इसके पास। ठीक, देखिए +1 वाला क्या है, वो ज़्यादा लोग को अभी दे सकता है। ओके, यही बोलता है एनसीईआरटी कि नीचे जाने पे क्या आती है, उसमें इनर्टनेस आ जाती है, इनर्टनेस आ जाती है, मतलब देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को। इसी इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ठीक, यानी उसमें इनर्ट आ गया, अब देना, यानी वो अच्छे लोग को अब अच्छा खासा वो दे सकते हैं, इसीलिए। ठीक, यानी मेटल जो है वो अच्छे देने की टेंडेंसी होती है उसकी। ओके, तो देखिए जो +1 वाला वो ज़्यादा दे सकता है। ठीक, +3 के कंपेयर में, क्योंकि उसकी टेंडेंसी देने की ज़्यादा होती है। ओके, इसीलिए क्या है, +1 में बना के स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब यदि कुछ ना समझिए तो बस सिंपल समझ लीजिए कि इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन है, बस सिंपल से याद कर लीजिए। ओके, तो टेलुरियम किसमें स्टेबल है, +1 में स्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं कार्बन फैमिली में। तो कार्बन में क्या है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, तो देखिए अब देखिए जो +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या होगा, नीचे जैसे जैसे आएंगे वो घटता जाएगा, नीचे जाने पे +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट घटा जाएगा। ठीक, नीचे जो है जो लेड है वो क्या बना के स्टेबल रहेगा, +2 बना के स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो जो नीचे वाले हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसे ही कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, लेड का कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, +2 वाला स्टेबल होगा। ठीक, यानी +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट अब जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या होगा, घटता जाएगा, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेबिलिटी क्या होगा, नीचे जाने पे घटेगा। ओके, और आपका लेड कौन सा शो करेगा, +2 शो करेगा, +4 नहीं शो करेगा, उससे सभी मैक्सिमम कंपाउंड क्या होंगे, +2 वाले होंगे। तो लेड का +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है +4 के कंपेयर में। ओके, तो इसका रीजन भी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, -3 +3 और +5 सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। ठीक, वैसे आप इसमें भी देख सकते हैं -3 और +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है नीचे जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो -3 वाला भी और +5 वाला जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप जैसे जैसे नीचे आएंगे
वो क्या होगा, घटता जाएगा। यानी जो नीचे वाले हैं वो क्या बनाएंगे, +3 वाले ज़्यादा बनाएंगे नीचे वाले, ठीक। +5 और -3 वाले कम बनाएंगे कंपाउंड। वो सबसे ज़्यादा कौन से कंपाउंड बनाएंगे, यदि नीचे वाले हैं तो क्या हम बनाएंगे, +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड ज़्यादा बनाएंगे। ओके, यानी हम बोल सकते हैं जो विस्मक है उसका +5 वाला से ज़्यादा स्टेबल कौन है, +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ठीक। ये इसका भी रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ऐसे बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन फैमिली की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से हैं, -2 +2 +4 +6, ये सभी हैं, ठीक। अब बात करते हैं -2 और +6 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, नीचे जाने की घटेगी, ठीक। और जो टेलुरियम है वो क्या होगा, +4 वाले में ज़्यादा स्टेबल होगा +6 के कंपेयर में। ओके, तो टेलुरियम जो है उसके +4 वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे, +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होंगे ज़्यादा स्टेबल होंगे +4 वाले में, जो टेलुरियम के जो कंपाउंड होंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है सभी जो ब्रैकेट लगाए उसको याद रखिए, इसका भी रीजन वही सेम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ओके, अब देखिए अब बात करते हैं हेलोजन। तो हेलोजन में क्या है, -1 +1 +3 +5 +7 करते हैं। इसमें कोई आपको नहीं मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हेलोजन में सभी क्या है, नॉन मेटल्स ही होते हैं, इसलिए आपको इसमें नहीं मिलेगा, हेलोजन वाले में इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी वैलेंसी पहले क्या है, कितना लोग के साथ वो बॉन्ड कितना बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो कोई मेटल्स या कोई एटम है, कोई एटम कितना वो बॉन्ड बना रहा है उसे ही कहते हैं वैलेंसी, ठीक। कितने लोग के साथ बैलेंस है, ठीक, उसे ही कहते हैं वैलेंसी, ठीक। तो आपको पता होगा जो बोरॉन है वो क्या है कि बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 और +3 है, ठीक। लेकिन उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक। वो +3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन वो बैलेंस मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 लोग के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 तक ही है, लेकिन वो 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये कंपाउंड आप देख सकते हैं BOH⁴ नेगेटिव, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक। ऐसे ये भी एग्जांपल देख सकते हैं BF4 नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे बोरॉन क्या है, 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 4 हो सकती है, ठीक। जबकि और लोग की बात करें तो और लोग +6 तक भी कोवैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि उनके पास क्या होता है, डी ब्लॉक आ जाता है, ठीक। तो और लोग की बात करते हैं जैसे एल्युमिनियम है, वो क्या है +6 मतलब 6 वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक, क्योंकि उसके पास क्या है, डी ब्लॉक भी आ जाता है। तो डी ब्लॉक में भी अपने मतलब बैलेंस डी ब्लॉक में भी क्या करने लगता है, बॉन्ड बनाने लगता है डी ब्लॉक से भी, ठीक, मतलब डी ऑर्बिटल से भी अपना बॉन्ड बनाने लगता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो सकती है। ओके, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, एल्युमिनियम H2 6 +3 वाला जो है कंपाउंड, ये क्या है +6 वैलेंसी शो कर रहा है। ओके, तो एक बार फिर देख लीजिए, बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, और एल्युमिनियम की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। ऐसी बात करें कार्बन फैमिली में, तो कार्बन फैमिली में जो कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे एग्जांपल आप जानते हैं, मेथेन हो गया, CH4 हो गया, CF4 हो गया। जबकि जो सिलिकॉन है वो क्या है, +6 वैलेंसी शो कर सकता है। सिलिकॉन कितना वैलेंसी शो कर सकता है, 6 वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, SiF6 है, ठीक। ऐसे ही बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की भी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, अमोनियम आयन जैसे NH4 पॉजिटिव जो है, ये क्या है +4 वैलेंसी शो कर रहा है। ओके, जबकि जो फास्फोरस है क्या है +5 मतलब 5 वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक, क्योंकि इसके पास क्या है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो इसी इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, PCl5 है, ठीक। बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कितना है वैलेंसी शो कर सकता है, 3 वैलेंसी, ठीक। तो बाकी देखिए सभी जो बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी कितने मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकते हैं, 4, ठीक। जबकि ये जो ऑक्सीजन, ये कितना मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकता है, 3 मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकता है। ओके, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, H3O पॉजिटिव हो गया, ठीक। जैसे हाइड्रोनियम आयन है इसका एग्जांपल, ठीक। ऐसी बात करते हैं जैसे सल्फर है, तो सल्फर में क्या है, डी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक होने का क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैलेंसी की वैलेंसी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक। जैसे कि हो गया H2SO4 हो गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल है। ऐसे ही बात करते हैं हेलोजन, तो हेलोजन में जो फ्लोरीन है उसकी मैक्सिमम वैलेंसी केवल 1 हो सकती है, ठीक। जबकि जैसे आप देख सकते हैं ClF हो गया और HCl हो गया, ये सब क्या है +1 वाले हैं, ठीक। मतलब वैलेंसी कितना है, 1 हो सकती है। जबकि क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है +7 तक शो कर सकते हैं वैलेंसी, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है, ClF7 ये जो है इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, अब इसको स्टॉप करके पहले याद कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। पहले एक चीज, ये आपके NCERT में है, ये क्वेश्चन भी इससे पूछा है, ठीक। मैक्सिमम वैलेंसी जो है नाइट्रोजन वाला है, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4, तो आपकी NCERT में भी है। ओके, NCERT क्वेश्चन भी है ये। तो कोवैलेंसी है कुछ नहीं, कोवैलेंसी क्या है, बस कितना के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक, मैक्सिमम कितना वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो इसको भी स्टॉप करके आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये सब हमारे कुछ जनरल मतलब कि प्रॉपर्टीज़ थे सभी के, तो ये सभी को मैंने एक साथ क्रिएट कर दिया, ठीक।
अब देखिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं, मतलब इस लेक्चर में हम केवल बोरॉन और कार्बन फैमिली को ही खत्म करेंगे, यानी क्लास 11 वाले जो चैप्टर है उसे को ही खत्म करेंगे। ओके, यानी जो पी ब्लॉक में आपके जो क्लास 11 के जो चैप्टर हैं बोरॉन और कार्बन फैमिली वाले, उसे ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए। ठीक, तो देखिए अभी हमने बताया जो एटॉमिक रेडियाई है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली के बारे में। ठीक, तो बोरॉन फैमिली में हम सभी इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम सब चीज़ पढ़ ही चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, लेकिन ये बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन फैमिली में सभी एक्सेप्शन है, सभी में भी। ठीक, तो बात करते हैं बोरॉन फैमिली में जो होता है सब तो सही होता है, बस क्या होता है एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से। ठीक, सब एकदम सही होता है, बस क्या होता है एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से ड्यू टू यूनिट पेयर इफेक्ट। बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, तो ये क्या होता है टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, सॉरी मैं यहाँ पे इंक्रीज लिखा हूँ ना, इंक्रीज है ये। ओके, अब कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, जो एटॉमिक रेडियाई के टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, केवल बस एल्युमिनियम ज़्यादा होता है गैलियम से। ओके, अब ऐसे बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, तो क्या होता है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता है, बस इसमें मतलब बहुत से उल्टा करके आ जाता है। तो रियल ट्रेंड तो ये होना चाहिए टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें उल्टा आ जाता है, इसलिए आपको याद करना होगा। बाल, तिलक, गंगाधर और इंडियंस, या जैसे भी आप याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। ठीक, सबसे अधिक होगा बोरॉन, फिर टेलुरियम, उसके बाद आएगा गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। ठीक है, ऐसे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि ये भी क्या होता है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, लेकिन क्या आता है कि बोरॉन से एल्युमिनियम तक तो डिक्रीज होगा। ठीक, बोरॉन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा गैलियम से इंडियम थैलियम तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो ऑलरेडी सभी के बारे में हमने पहले ही आपको शुरू में ही बता दिया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बोरॉन फैमिली के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बोरॉन जो होता है एनसीईआरटी लिखते हैं नॉन मेटल है, जबकि ऑल सब क्या है, मेटल्स है। जबकि हमने आपको बताया था जो बोरॉन है हमने आपको बोला था मेटलॉइड्स है, मैंने बोरॉन को बोला था मेटलॉइड्स है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स है। क्योंकि बोरॉन के दोनों प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं, कहीं के मेटलॉइड्स भी देखने को मिलता है, कहीं के नॉन मेटल की तरह भी ट्रीट होता है। ओके, लेकिन एनसीईआरटी इसको बोलता है नॉन मेटल। ओके, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया जो है बोरॉन क्या है, मेटलॉइड्स है, उसके नीचे सब क्या है, मेटल्स है, मैंने आपको यही बताया था। ठीक, तो आप यही वाला याद कर लीजिए, बोरॉन क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक, क्योंकि इसके दोनों प्रॉपर्टीज मिलते हैं, आपको दोनों उसको देखने को मिलेगा आपको। ठीक, जबकि अदर सब क्या है, मेटल्स है। ठीक, अब बात करते हैं ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिक्स बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बोरॉन होता है इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बोरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसलिए बोरॉन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा सबसे अधिक बोरॉन का होगा, क्योंकि बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, क्रिस्टलाइन लैटिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिक्स का मिलकर बना होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन रियल में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। रियल में तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको यानी मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम हमको लगेगा, रियल में ये होना चाहिए। लेकिन क्या है इसका स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलने लगता है बोरॉन का, बोरॉन के स्ट्रक्चर में क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगता है, इसलिए बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है, फिर गैलियम, फिर इंडियम, थैलियम, इस जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, क्योंकि रियल में तो ऐसा होना चाहिए जिसका साइज ज़्यादा उसको मेल्ट करने में या उसको बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, पर लेकिन उसका उल्टा ट्रेंड आ जाता है। ओके, एनसीईआरटी ये भी बोलता है गैलियम ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट एट लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। तो आप इस गैलियम को अपने हाथ में भी ले सकते हैं, एकदम लिक्विड की तरह होता है। ठीक, समर में आप देखेंगे तो एकदम लिक्विड की तरह होगा, पानी की तरह एकदम रहता है। ठीक, बहता है गैलियम। ठीक, तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज बोरॉन की। अब बात करते हैं, देखिए हमने आपको बताया था शुरू में ही कि बोरॉन क्या है, +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक, तो आपको मैंने ये भी बताया था जो यूनिट पे इफेक्ट है उससे क्या है, टेलुरियम क्या है, +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है। टेलुरियम क्या है, +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, और क्या होता है +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नीचे जाने पर क्या होता है, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है, नीचे जाने पर क्या होगी, घटती जाती है। यानी बोरॉन क्या है ज़्यादा +3 वाला शो करेगा। ठीक, बोरॉन का जो कंपाउंड है +3 में ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक, तो क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर क्या होता है, घटती है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये सब बता ही चुका हूँ। ठीक, और जबकि +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, नीचे जाने में बढ़ेगा, क्योंकि टेलुरियम क्या है +1 में ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर बढ़ेगा और +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे कम होगा। ओके, और हमने ये भी आपको बताया था टेलुरियम क्या है +1 में ही अपना स्टेबल, सभी उसके मैक्सिमम कंपाउंड क्या है +1 में ही मिलेंगे। ठीक, और मोर स्टेबल +1 वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अब बात करते हैं जो टेलुरियम +3 वाला है, यदि कोई भी कंपाउंड +3 में मिल रहा है तो कैसे होंगे, वो कैसा वर्क करेंगे, ये कुछ कंपाउंड इसके मिल सकते हैं +3 में, क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक, तो यदि कुछ कंपाउंड इसको मिलेंगे टेलुरियम के +3 में तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि क्या है +3 है तो +3 से किस में जाना चाहेगा, यहाँ सब देख सकते हैं +3 से किस में जाना चाहेगा, +1 में। ठीक,
क्योंकि इसके कुछ कंपाउंड मिलेंगे, कुछ कंपाउंड +3 में मिलेंगे तो क्या होंगे, +1 में जाना चाहेंगे, ठीक। इसलिए क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्योंकि क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, देखिए +3 से +1 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी घट यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। रिडक्शन हो रहा है यानी कि एजेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ओके। तो यानी +3 वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, +3 वाला जो उसके कंपाउंड होंगे, ओके। देखिए नीट 2015 क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इंक्रीजिंग इन द सीक्वेंस, ठीक। तो हमको भी बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, नीचे जाने पे बढ़ता है, ठीक। +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, नीचे जाने बढ़ता है। तो सबसे अधिक क्या होता है, टेलुरियम का होगा, फिर किसका होगा, इंडियम का होगा, फिर क्या होगा, गैलियम, फिर एल्युमिनियम, ठीक। तो सबसे टेलुरियम, इंडियम, गैलियम, फिर एल्युमिनियम, ठीक। आंसर कौन सा होगा, बी, ओके। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको सबको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्ट विद एयर। तो बोरॉन फैमिली का हम यदि एयर यानी ऑक्सीजन से यदि रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, M2O3 बनेगा, ठीक। देखिए जो बोरॉन है क्या B2O3 बनाएगा, एल्युमिनियम Al2O3 बनाएगा, गैलियम Ga2O3 बनाएगा, इंडियम I2O3 बनाएगा, लेकिन टेलुरियम है TlO बनाएगा, ठीक। क्योंकि क्या है, इसका टेलुरियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, शो करता है, सॉरी मतलब Tl2O बनाएगा, क्योंकि इसका क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसीलिए, ओके। एक बार फिर देख लीजिए, जितने भी जैसे मेटल्स हैं, सॉरी बोरॉन फैमिली है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, M2O3 टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, ठीक। इसमें ये देखिए, अब बात करते हैं जो B2O3 है, तो B2O3 क्या है, एसिडिक होता है, ठीक। क्योंकि ऑलरेडी NCERT क्या बोलता है, क्या होता है, जो बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड बनेंगे क्या बनेंगे, एसिडिक बनेंगे, ठीक। बोरॉन क्या है, नॉन मेटल्स है, इसलिए इसके ऑक्साइड क्या बनते हैं, एसिडिक बन जाएंगे, ओके। तो बोरॉन का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। एल्युमिनियम और जर्मेनियम का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फीटोरिक होगा। एल्युमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फीटोरिक होगा। जबकि इंडियम और टेलुरियम का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, ओके। देखिए एयर में नाइट्रोजन भी गैस होता है, ठीक। यानी जो मेटल है नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Mn टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ठीक। यानी जो बोरॉन फैमिली है वो क्या होंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Mn टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, ओके। तो फिर देख लीजिए ऑक्सीजन जो बोरॉन फैमिली है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, M2O3 टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बोरॉन के फैमिली क्या बनाएंगे, Mn टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, ओके। इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आप ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो, उससे आप बता सकते हो कैसा कंपाउंड बनेगा। देखिए नीट 2013 क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो कौन सा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के सिमिलर होता है, ठीक। तो जो बोरॉन के नाइट्राइड है वो सब क्या होते हैं, ग्रेफाइट की तरह होते हैं इनका स्ट्रक्चर। क्योंकि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। एक के बाद एक का स्ट्रक्चर बना होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसलिए जो बोरॉन के जो नाइट्राइड होते हैं, यानी बोरॉन का यदि नाइट्रोजन रिएक्ट करके जो नाइट्राइड बनाता है बोरॉन का नाइट्राइड, वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट की तरह होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में आया है, NCERT में नहीं है, इसलिए मुझको अलग से लाना पड़ा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में है पर NCERT में नहीं है, ये आपको बताया नहीं है NCERT ने कि BN को हम लेयर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। यानी BN को ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर कहते हैं, ये नहीं बताया NCERT ने। BN का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह होता है, ये नहीं बोला है, ये आपके नीट में लेकिन आया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक। तो BN का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट के सिमिलर होता है, ठीक। अब अगला बात करते हैं रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, ठीक। तो बोरॉन फैमिली का एसिड और बेस रिएक्शन से क्या बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो बोरॉन है, ठीक, बोरॉन देखिए ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना तो बेस से रिएक्ट करता है, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बोरॉन मैंने आपको बताया था कैसा होता है, मेटलॉइड्स होता है, जबकि NCERT क्या बोलता है, नॉन मेटल होता है, ठीक। तो बोरॉन यहाँ पे कौन सा अपना शो कर रहा है कि मेटलॉइड्स वाला कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक। बोरॉन क्या है, मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ठीक। इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। लेकिन क्या है, यदि हम बोरॉन को बहुत कंसनट्रेटेड HNO3 या H2SO4 टाइप का एसिड दे दें, ठीक, मतलब कुछ ऑक्सो एसिड जिसमें ऑक्सीजन वाले हों, ठीक, कुछ ऑक्सो एसिड हम दे देंगे तो ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक। यदि आपको ऐसे सिंपल दे दें, HCl हो गया, NaOH हो गया, ये सब दे दें तो नहीं करेगा रिएक्ट, ठीक। लेकिन एसिड से रिएक्ट करेगा केवल, और भी क्या है, कौन सा एसिड, जो ऑक्सो एसिड हो जिसमें ऑक्सीजन वाले हों, ठीक, ऑक्सीजन कंपाउंड हो, HCl एसिड हो और भी कंसनट्रेटेड हो, तभी ये रिएक्ट करेगा, ठीक। क्योंकि बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, ओके। मतलब बोरॉन नॉन मेटल्स भी होता है या बोरॉन मेटलॉइड्स भी होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, नॉन मेटल्स वाला शो कर रहा है। तो नॉन मेटल्स इसलिए किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक। सॉरी मतलब यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर शो करने लग रहा है, मतलब यहाँ पे उल्टा शो कर देता है, ओके। इसलिए क्या है, मतलब ये यहाँ पे मेटल वाला शो कर रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए इसको यदि HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या H2SO4 से रिएक्ट करने पर ये रिएक्ट कर जाता है, ओके। सिंपल से याद कर लो, ये क्या होता है, रिएक्ट किसी से नहीं करता है, ना ही एसिड से ना ही बेस रिएक्ट करता है, लेकिन ये NCERT बाहर है,
ठीक। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी यही लिखता है ये किसी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। एनसीईआरटी के बाहर ये बताता है कि यदि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 से रिएक्ट करने पे ये कुछ मतलब बहुत कम, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में केवल आर्थोबोरिक एसिड बनाता है, ठीक, और NO2 या SO2 गैस निकालता है, ठीक। तो आपके एनसीईआरटी के लिए दिया है कि बोरान किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक, क्योंकि क्या होता है मेटलॉइड्स होता है, ठीक। जबकि आपका ये जो बोरान है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या H2SO4 जैसे एसिड को हम दे दें तो ये रिएक्ट कर जाता है, ओके, और क्या बनाता है आर्थोबोरिक एसिड बनाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जो एल्युमिनियम है, आपको मैंने एल्युमिनियम बताया था क्या है, एम्फीटोरिक होता है। एम्फीटोरिक मतलब क्या, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो एल्युमिनियम क्या होता है, एम्फीटोरिक होता है, ठीक, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए क्या करेगा, दोनों से रिएक्ट करेगा। यानी यदि एल्युमिनियम का HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, बनाएगा AlCl3 बनाएगा, ठीक। एल्युमिनियम का यदि हम एल्युमिनियम का HCl से रिएक्ट कराने क्या बनेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक। तो यदि मेटल है, मेटल तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा ही एसिड के साथ, ठीक। और यदि हम एल्युमिनियम का NaOH यानी बेस से रिएक्ट कराएं तो भी क्या बनाएगा, कंपाउंड बना लेगा, ठीक। यानी ये बेस से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक। अब देखिए क्या बनाएगा, यदि एल्युमिनियम का NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो NaAlOH के पावर OH4 नेगेटिव आयंस बनाएगा कॉम्प्लेक्स, ओके। इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्युमिनियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्युमिनेट थर्ड बोलेंगे, ओके। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्युमिनेट थर्ड कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक। एक बार फिर देख लीजिए, एल्युमिनियम का HCl से रिएक्ट कराएंगे तो AlCl3 बनाएगा, एल्युमिनियम यदि NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसको हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्युमिनेट थर्ड बोलते हैं, ठीक। और दोनों में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो एल्युमिनियम दोनों से रिएक्ट कर देता है, ठीक, बोरान किसी से रिएक्शन नहीं करता, अब ये वाला याद कीजिए, ओके। जबकि देखिए जो गैलियम है, इंडियम है, थैलियम, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक। ये सब नीचे लेके आए मेटल्स हैं, तो मेटल्स हैं इसलिए क्या हो जाएगा, एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, बेस की तरह रिएक्ट होते हैं, ट्रीट होते हैं, ठीक। इसलिए क्या होगा, एसिड से रिएक्ट कर जाएगा मेटल्स, ठीक। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम क्या हो गया, HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, गैलियम क्लोराइड, इंडियम क्लोराइड और टेलुरियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक। यहाँ पे जो टेलुरियम होगा वो क्या होगा, +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, जबकि ये दोनों अपने +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और सब क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए, ओके। तो एक बार फिर देख लीजिए, बोरान किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। बात करते हैं एल्युमिनियम दोनों से रिएक्ट कर लेता है, यदि HCl से रिएक्ट कराएंगे तो मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, और NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक। जिसको इस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्युमिनेट थर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक, NaOH से। जबकि गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सभी क्या है, बेस होते हैं, ठीक, इसलिए HCl से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल क्लोराइड, या मतलब वही मेटल्स के क्लोराइड बना लेते हैं, ओके। तीसरा बात करते हैं रिएक्टिव टूवर्ड हैलोजन। तो बोरान फैमिली हैलोजन के साथ रिएक्ट करके, बोरान फैमिली हैलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, EX3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक, या MX3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ओके। एक बार फिर देख लीजिए, जो बोरान फैमिली है, ठीक, वो क्या कहते हैं, हैलोजन से रिएक्ट करके MX3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो टेलुरियम है, टेलुरियम आयोडाइड है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। टेलुरियम का आयोडाइड वाला फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि टेलुरियम का क्या है, +1 वाला ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है वो, इसलिए टेलुरियम आयोडाइड जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल टेलुरियम का +1 वाला आयोडाइड जो है वही एग्जिस्ट करता है, ओके। यानी जो टेलुरियम है ट्राइक्लोराइड एंड ट्राई आयोडाइड नहीं बना सकता, जबकि टेलुरियम आयोडाइड बना सकता है, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हैलाइड और बोरान फैमिली आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसीज होते हैं, ठीक। तो जो हैलाइड होते हैं बोरान फैमिली की, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं ड्यू टू सेंटर एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये सेंटर एटम इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो केवल सेंटर एटम के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जबकि होना चाहिए एक ऑक्टेट फुल होने के लिए कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक। जबकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरान के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक। तो इसलिए एनसीईआरटी बोलता है हैलाइड और बोरान फैमिली आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, क्योंकि उनके सेंटर एटम के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो इसके हैलाइड्स होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ओके। अब देखिए इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, अब इनको एग्जिस्ट करना है तो कैसे करेंगे, अब इनको रहना है, अपना कंपाउंड बना के रहना है, लेकिन अब क्या है, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपने ऑक्टेट को पूरा कर नहीं सकते हैं, तो कैसे रहेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके से ही आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो बोरॉन की यदि हम बात करें, बोरॉन के फ्लोराइड या बोरॉन के जो हैलाइड हैं उनकी बात करें, तो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के पास से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक। बोरॉन के जो मतलब हैलाइड हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन वाले जो हैलाइड्स होते हैं या हाइड्राइड होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक। इसी लोन पेयर क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक, लेके क्या बना लेते हैं, इनके साथ कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक।
इसी इलेक्ट्रॉन को लेके इनके साथ कंपाउंड बना के इनके साथ साथ रहने लगते हैं। ठीक, या तो ये पहला काम ये कर सकते हैं, या दूसरा काम आपको ऐसे भी मिलेंगे, अपने सिंपल फॉर्म में भी ये दिखने को आपको मिलते हैं। ठीक, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये कहते हैं एग्जिस्ट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो फ्लोरीन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, यहाँ से आप देख ही सकते हैं। ठीक, तो फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, तो फ्लोरीन के लोन पेयर को ये यूज कर लेते हैं और यूज करके आराम से ये अपना कंपाउंड बना के रुक जाते हैं। ठीक, तो फ्लोरीन के लोन पेयर ले लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक, तो बोरॉन कैसे रह सकता है, बोरॉन दो तरीके से रह सकता है, या तो नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बना के रह ले। ठीक, नाइट्रोजन मतलब अमोनिया के साथ कंपाउंड बना के रह ले, यानी अमोनिया के साथ कंपाउंड बना के BF3NH3 बना के रह ले, या तो क्या कर ले, बैक बॉन्डिंग कर ले फ्लोरीन के साथ। ठीक, तो फ्लोरीन के वो लोन पेयर को लेके बैक बॉन्डिंग कर सकता है, उसके साथ यही दो तरीका है, ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, लेकिन जबकि एल्युमिनियम ऐसा नहीं करता है, एल्युमिनियम ऐसा नहीं करता। एल्युमिनियम क्या करता है रहने के लिए, एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम एंड अदर जो है, एल्युमिनियम और अदर की बात करें तो कैसे रहते हैं, वो डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक, एल्युमिनियम और अदर की बात करें तो क्या कर लेते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक, एल्युमिनियम अदर जो है एक्टिव, ये अचीव लिखा है, ठीक, गलती हो गया। तो एल्युमिनियम और जो अदर हैं कैसे अचीव करते हैं अपने स्टेबिलिटी को, बाय फॉर्मिंग अ डाइमर। ठीक, कैसे अचीव करते हैं अपने स्टेबिलिटी को, डाइमर बना के। ठीक, एल्युमिनियम और अदर की बात कर लें तो क्या कर लेते हैं, वो डाइमर बना के अचीव कर लेते हैं। ठीक, स्टेबिलिटी को, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, दो लोग के साथ इन्होंने अपना डाइमर बना लिया। ओके, ये 2010 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 इज बिहेवियर वी हैव अ लुईस एसिड डिक्रीजिंग इन सीक्वेंस। ठीक, तुमको लुईस एसिड का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, क्या होगा। ठीक, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक, क्या है, BF3 है, BCl3 और BBr3 है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था जो बोरॉन वाले होते हैं, बोरॉन क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक, बोरॉन का काम क्या है, बैक बॉन्डिंग करते हैं। ठीक, अब आपको पता होगा लुईस एसिड कौन होते हैं, लुईस एसिड हम किसको कहते हैं, जिसके पास लोन पेयर की कमी हो। ठीक, तो लोन पेयर जिसके पास कमी होती है वही उसको ही हम लुईस एसिड कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक्चुअली तो होना चाहिए ये वाला ऑर्डर, सबसे अधिक फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फ्लोरीन होते हैं, जो बोरॉन होते हैं, ठीक, वो जो फ्लोरीन होते हैं, बोरॉन क्या करते हैं, फ्लोरीन के साथ क्या कर लेते हैं, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक, बैक बॉन्डिंग मतलब इसके पास लोन पेयर कमी है, इससे अब लोन पेयर ले लेते हैं, इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो फ्लोराइड वाले होते हैं बहुत अच्छा बैक बॉन्डिंग करते हैं, फ्लोराइड वाले बहुत अच्छे तरह से बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरह से, जबकि क्लोराइड और ब्रोमीन है वो इतने अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, जबकि फ्लोराइड क्या है बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक, तो बहुत अच्छे से यदि बैक बॉन्डिंग कर लिया तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, यानी इसकी कमी जो थी वो अपने आप पीछे से ही ले लिया, अब पहले किसी और से ले लिया कमी को। ठीक, इसलिए अब लुईस एसिड ये रहा नहीं। ठीक, क्योंकि बहुत अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर लिया, अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर जो इसकी ज़रूरत थी वो पीछे से ही ले लिया। ठीक, बहुत अच्छे से बैक बॉन्डिंग करने का क्या हो गया, इसकी घट गई। ठीक, इसकी लुईस एसिड की टेंडेंसी इसकी घट जाती है। ठीक, बहुत अच्छी तरह से बैक बॉन्डिंग होने के कारण। ठीक, तो ये इसका ऑर्डर जो होता है उल्टा आ जाता है इसीलिए। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंस को याद कर लीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका NCERT में नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए आप याद कर सकते हैं। ओके, तो मैं हर एक NCERT के सभी को कवर कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ सभी PYQs को भी, आपके कोई एक भी PYQs न छूटे इसका भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। ओके, तो प्लीज़ इस लेक्चर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड। तो हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे बात करते हैं, ये आपके NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्ट कराना है। ठीक, तो जितने भी हैलाइड्स हैं, ठीक, सभी का हम बारी बारी देखेंगे क्या होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो बोरॉन के हैलाइड्स हैं, यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करें, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे बहुत ही मुश्किल से होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। पहला चीज़, इसका बोरॉन का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, NCERT ये लिखता है, बहुत मुश्किल से, बहुत पार्सली, बहुत कम से कम इसका हाइड्रोलिसिस होता है। यानी मतलब ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो केवल 20-25 मॉलिक्यूल्स का ही हाइड्रोलिसिस होगा उसमें। ठीक, तो रियली इसका होता ही नहीं हाइड्रोलिसिस, बोरॉन का कोई किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, बोरॉन के किसी भी हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक, यदि बहुत मुश्किल से यदि हुआ भी तो 20-25 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो भी क्या बनेगा, आर्थोबोरिक एसिड बनेगा। ओके, और क्या बनेगा, 3HF बनेगा। ठीक, तो NCERT लिखता है बोरॉन का पहले हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। ठीक, NCERT लिखता है बोरॉन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, आप ये चाहे तो याद कर सकते हैं, बोरॉन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक, या NCERT ये भी लिखता है पार्सली हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन पार्सली हाइड्रोलिसिस होता है, ये NCERT नहीं दिखाता है पार्सली हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ये नहीं दिखाता है। ठीक, अब चाहे तो सिंपल से याद कर सकते हैं कि बोरॉन का बहुत पार्सली हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक, जबकि आपका NCERT बोलता है जो एल्युमिनियम है उसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनेगा, एल्युमिनियम एक्वा 6, मतलब कि यानी हेक्सा एक्वा एल्युमिनेट बनेगा। ठीक, यानी कॉम्प्लेक्स बनाएगा एल्युमिनियम, उसमें भी आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स बनाया था, बेस के साथ जो रिएक्ट किया था भी हमने आपको इसके पहले दिखाया था, बेस के साथ रिएक्शन के साथ भी
एल्यूमिनियम क्या बनाया था, कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक। यहाँ भी क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा यहाँ भी, ठीक। पर यहाँ पे क्या बनाएगा, 6 एटम के साथ बनाएगा, 6 हाइड्रोजन के एटम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक। एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट मतलब वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, 6 एटम के साथ, वाटर के 6 एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये इंपॉर्टेंस को याद कीजिए, ठीक। और मैं आपको बताता भी था कि एल्यूमिनियम का मैक्सिमम वैलेंसी कितना शो कर सकता है, 6 वैलेंसी शो कर सकता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा हेक्सा एल्यूमिनेट, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक। और इसका जो हाइब्रिडेशन है आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे 6 एटम है, इसलिए क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो आपका हाइब्रिडेशन भी पूछता है, तो सिंपल से याद कर लीजिए sp3d2 हो जाएगा, ओके। जबकि जो गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक। मेटल हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स ये भी बनाएंगे, ओके। और इनका हाइब्रिडेशन आप देख सकते हैं कितना होगा, sp3 होगा, ठीक। यानी क्या होगा, टेट्राहाइड्रल होगा, ओके। जबकि ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल है, sp3d2 क्या है, ऑक्टाहाइड्रल हो गया, ठीक, इसका स्ट्रक्चर, ओके। तो एक बार फिर देख लीजिए, ठीक। जो BF3 है इसका बहुत पार्सली हाइड्रोलाइज होता है, ठीक। बोरॉन का हैलाइड जो होते हैं उनका पार्सली हाइड्रोलाइज होता है, ठीक। और एल्युमिनियम का यदि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा कि एक्वा वाटर बनाएगा, सॉरी हेक्सा एक्वा बनाएगा, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक। इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 होगा, यानी क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल होगा, ओके। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी नीट क्वेश्चन में आया है, ओके। अब बात आते हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है इसके हैलाइड जो होंगे वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, और इसका जो शेप होगा क्या होगा, टेट्राहाइड्रल होगा, ओके। देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है उड़ीसा का, क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड इज एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ए, ठीक। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को हमने क्या किया, एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में एक मतलब एक्वा सॉल्यूशन में क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया ए, ठीक। एक बार फिर देख लीजिए, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन में क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स ए बनाया, इन विच हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज बी, ठीक। तो बोला है कि जो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो उसको ए बोला है, और इसका जो हाइब्रिडेशन है उसको बोला बी। व्हाट आर द ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, ये हमसे पूछ रहा है, ओके। तो हमने आपको बताया कि जो एल्युमिनियम है क्या बनाएगा, 6 वाला बनाएगा कंपाउंड, ठीक। एल्युमिनियम क्या बनाएगा, 6 वाला कंपाउंड बनाएगा, तो ये दोनों में है 6 वाला कंपाउंड, ठीक। और क्या बनाएगा, एक्वा हेक्सा एक्वा बनाएगा, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट बनाएगा, तो हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट ये वाला है, ठीक। इसका हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d2 होगा, ठीक। ये वाला मत कीजिएगा, ये होगा, ओके। तो मैंने आपको याद कराया था, सिंपल सा, एनसीईआरटी से एकदम पूछ दिया है, ओके। तो एनसीईआरटी का लाइन आता है क्वेश्चन, ओके। अब बात करते हैं एनॉमनस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन की क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज उसके बारे में बात करते हैं, जो और सबसे अलग है, ठीक। तो बोरॉन के पास क्या होता है, डी ब्लॉक अपसेंट होता है, ठीक। तो अपसेंट होता है डी ब्लॉक, पहला इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। इसकी बोरॉन जो है मैक्सिमम वैलेंसी कितना शो कर सकता है, +4, मतलब 4 ही शो कर सकता है मैक्सिमम वैलेंसी बोरॉन, ठीक। जबकि अदर सब क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम और अदर क्या शो कर सकते हैं, 6 तक वैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक। जो बोरॉन्स होते हैं क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है, बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं, ठीक। अब देखिए ये भी बोलते हैं एनसीईआरटी, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड आर पार्शियल। तो हाइड्रोलिसिस अभी हमने आपको दिखाया कि बोरॉन के हैलाइड का आपने जो हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हो रहा था, बहुत पार्शियल हो रहा था, बहुत कम बन रहे थे, ठीक। आर्थोबोरिक बन रहे थे, बहुत कम बन रहे थे। जबकि एल्युमिनियम जो बनाता था, देखिए ये भी बोला है, जबकि अदर के जो हाइलाइट्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस करने पर, जैसे कि बोरॉन के सॉरी मतलब कि जो इंडियम और थैलियम जैसे गैलियम ये सब के हैं जो हैलाइड हैं, इनका हाइड्रोलिसिस करने पे ये बनता था, हाइड्रोक्साइड बनता था, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता था। जबकि जो एल्युमिनियम है ये क्या बनाता था, एक्वा मतलब हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता था एल्युमिनियम वाला, ठीक। तो ये भी इसका एनॉमनस बिहेवियर है, ओके। तो एनसीईआरटी एकदम साफ साफ इसको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिए, हाइड्रोलिसिस। अब बात करते हैं बोरॉन फैमिली के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे बोरैक्स के बारे में, ठीक। बोरैक्स इसका जो कॉमन फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं, Na2B4O7 10H2O, ठीक। इसमें सबसे पहले हम बात करें बोरैक्स के बारे में। बोरैक्स का कॉमन फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7 10H2O, ओके। जो बोरैक्स होता है कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कुछ क्रिस्टल की तरह ये सॉलिड होता है, ठीक। लेकिन देखिए इसको दिखाने के लिए तो यही है Na2B4O7 10H2O, इसका ये मेन फॉर्मूला तो यही है। लेकिन इसका रियल फॉर्मूला देखोगे आप, करेक्ट फॉर्मूला जो है ये है Na2 और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा B4O5OH4 और क्या होगा 8H2O, ठीक। यहाँ 10H2O दिखा रहा है लेकिन होता है 8H2O, ठीक। तो करेक्ट फॉर्मूला इसका यही है, आपका एनसीईआरटी बोलता है करेक्ट फॉर्मूला क्या है, Na2 क्या है B4O5OH4 सॉरी OH4 और क्या है 8H2O, ओके। अब देखिए एनसीईआरटी बोरैक्स का प्रिपरेशन नहीं दिखा रहा है, ठीक।
तो हम प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक। इसका प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कुछ रिएक्शन है, ठीक। पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्ट विथ वाटर। ये बोरेक्स का वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, आर्थोबोरिक एसिड बनेगा और NaOH बनेगा, ठीक। तो एक बार फिर देख लीजिए, वाटर से यदि रिएक्ट कराते हैं बोरेक्स को तो आर्थोबोरिक एसिड बनेगा और NaOH बनेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंस को याद कीजिए पहले स्टॉप करके, ओके। दूसरा बात करते हैं हीटिंग ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स को हीट करने पे क्या होता है, तो देखिए बोरेक्स क्या है, Na2B4O7 10H2 है। पहले आप इसको हीट करेंगे तो वाटर पहले हट जाएगा, ठीक। तो पहले हीट करने पे क्या होगा, वाटर हट जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, ठीक। इसमें से वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, Na2B4O7 बनेगा, ठीक। फिर आप इसको गर्म करेंगे, Na2B4O7 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम बोरेट बनेगा, ओके। तो एक बार फिर देख लीजिए, क्या है, पहले बोरेक्स को आपने हीट किया तो इसमें से वाटर खत्म हो जाएगा, वाटर खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं, ठीक। इसमें जो वाटर था खत्म हो गया, निकल जाएगा पहले हीट करने पे, तो क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, ठीक। सोडियम मेटाबोरेट को गर्म करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम बोरेट बनेगा, ओके। अब देखिए एनसीईआरटी के कैसे लिखता है, इसको लिखता है कि हीटिंग ऑफ बोरेक्स फर्स्ट लॉस वाटर। पहले हीट करने में क्या होता है, लॉस होता है वाटर एंड स्वेल अप, फूल जाता है, ठीक। जैसे आप बोले, जैसे बोरेक्स को हीट करते हैं तो क्या क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, ठीक। और क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग इज टर्न इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। और उसको फिर से आप यदि हीट करते हो, अब बहुत फिर से उसको हीट करते हो तो किस में बदल जाता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में बदल जाता है, ठीक। विच सॉलिडिफाइड इनटू ग्लास एंड ग्लास लाइक मटेरियल्स नोन एज बोरेक्स बीड्स। तो फिर देखिए, जब उसको फिर से हमने उसको गर्म किया, फिर से हीट किया, फर्दर हीट करने पे क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड बदल गया, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में बदल गया, ठीक। और जो ठंडा होने पे विच सॉलिडिफाइड इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड्स, ठीक। जो कि ठंडा होने पे क्या बन गया, माने सॉलिड होने पे क्या बन गया, ग्लास लाइक मटेरियल्स बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड, ठीक। आपने कंचा देखा होगा, उसी तरह ये बन जाता है, ठीक, ठंडा होने पे। तो पहले क्या हुआ, उसको गर्म किया, यहाँ से पानी निकल गया, ठीक। और पानी निकलने के बाद फूल जाता है बोरेक्स, ठीक, जिसको हम बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट, ठीक। अब फिर इसको आप फिर से गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड कहते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, यही है क्या, बोरेक्स बीड्स, ठीक। तो ये दोनों क्या है, बोरेक्स बीड्स हैं, ओके। अब देखिए, जो बोरेक्स बीड बना है इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जो बोरेक्स का ये बीड्स बना, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक। किस में यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट मेटेरियल्स। एक बार फिर देख लीजिए, बोरेक्स बीड टेस्ट का हम कहाँ यूज करते हैं, यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स। जो ट्रांजिशनल मेटल्स यानी डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, उसको हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम करते हैं उसका यूज, ठीक। उसको हम पहचान सकते हैं क्योंकि उसका अलग अलग कलर आएगा, हर ट्रांजिशनल मेटल का अलग अलग कलर आएगा बोरेक्स बीड के साथ। उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशनल मेटल यानी कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक, बोरेक्स बीड से, ठीक। तो देखिए, बोरेक्स बीड जो होता है B2O3 है, ठीक। इसको हमने क्या किया, ट्रांजिशनल मेटल यानी डी ब्लॉक के मेटल के साथ हमने जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ कलर शो करता है, ठीक। इसी कलर से हम बता सकते हैं कौन सा मेटल्स है, ये हम बता सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल है, जैसे कि आपका कोबाल्ट ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड को मतलब बोरेक्स बीड्स यानी कि B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड के साथ यदि हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा, एक COBO ट्वाइस, यानी इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट बोरेट, ठीक। कोबाल्ट बोरेट बनाएगा, जिसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर का शो करेगा, यानी कोबाल्ट जो है ब्लू कलर आपको दिखाने लगेगा, ठीक। तो ये जो बोरेक्स बीड बना है, इसी बोरेक्स बीड को हम क्या करते हैं, ट्रांजिशनल मेटल के यूज मतलब आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक। इसे ही कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक। देखिए, नीट 2002 का क्वेश्चन है, इन बोरेक्स बीड टेस्ट विच कंपाउंड फॉर्म। तो बोरेक्स बीड टेस्ट कौन सा कंपाउंड देगा, यही पूछ रहा है, ठीक। तो कौन सा कंपाउंड देता है बोरेक्स बीड टेस्ट, आपको पता होगा कि या तो बोरिक एनहाइड्राइड वाले जो होंगे या ये देगा, या क्या देगा, सोडियम मेटाबोरेट, ओके। क्योंकि देखिए, बोरेक्स बीड जो बना है किससे बना है, सोडियम मेटाबोरेट से बना है। यदि आपके ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन यदि सोडियम मेटाबोरेट देता तो वो भी हम मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मेटाबोरेट ही दिया है, तो इसे ही हम मारेंगे, ओके। सो यदि ऑप्शन में B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड देता तो ये ऑप्शन तो होता ही 100%, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये B2O3 कहीं नहीं दिया है, देखिए आर्थोबोरेट दिया है, ठीक। आर्थोबोरेट दिया है, मेटाबोरेट दिया है, डबल ऑक्साइड दिया है, टेट्राबोरेट दिया है, ये सब दिया, ओके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सोडियम मेटाबोरेट या मेटाबोरेट जो है, यही क्या है, बीड टेस्ट देते हैं, ठीक। बोरेक्स बीड टेस्ट ये देते हैं, सोडियम मेटाबोरेट या मेटाबोरेट देते हैं, ओके। अब अगला बात करते हैं आर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 इसका होता है फॉर्मूला, ठीक। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ठीक। तो एक्चुअली इसको मैसेज लिख सकते हैं, बोरान का हाइड्रोक्साइड होता है ये, ठीक। आर्थोबोरिक एसिड क्या है, बोरान का हाइड्रोक्साइड है, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH का थ्राइस भी लिख सकते हैं, ओके। या H3BO3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक। इसे ही कहते हैं आर्थोबोरिक एसिड।
ठीक। ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सॉफ्टी टच। तो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, सॉफ्ट मतलब साबुन की तरह होता है इसका टच, ठीक। क्या कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ठीक। इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, बस ये सिंपल अभी हमने आपको दिखाया था कि जो केमिकल रिएक्शन था बोरेक्स का उस वही है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन अपने बोरेक्स का क्या पढ़ा था कि अपने बोरेक्स में क्या किया था हमने, वाटर जब डाल लेते थे तो आर्थोबोरिक एसिड बनता था। बोरेक्स में हम क्या करते थे, तो वाटर में जाते थे तो आर्थोबोरिक एसिड बनता था, ठीक। और साथ ही साथ NaOH भी बनता था, ठीक, NaOH बनता था। तो आपको पता होगा जो NaOH होता है वो क्या है, बेसिक है। लेकिन ये मेटर जो इसका देखिए जो NaOH बनता था उससे क्या होता था कि जो सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो जाता था, ठीक। क्योंकि आर्थोबोरिक एसिड बहुत वीक है, ठीक, और NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल जो मीडियम हो जाता था कैसा हो जाता था, बेसिक हो जाता था, ठीक। इसलिए हमेशा यदि इसको एसिडिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एसिड बनाने के लिए, आर्थोबोरिक एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक। एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं किसमें, बोरेक्स में, ठीक। तो कैसे बनता है प्रिपरेशन, प्रिपेयर्ड बाई एसिडिफाइड एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स में क्या करते हैं, मतलब एसिड वाला वाटर डालते हैं, ठीक। यानी आर्थोबोरिक एसिड यानी आर्थोबोरिक एसिड कैसे बनेगा, ठीक, कैसे बनेगा, क्या बनाएंगे, सबसे पहले बोरेक्स होगा Na2B4O7 में क्या करेंगे, HCl प्लस वाटर, एसिड और वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आर्थोबोरिक एसिड बनेगा, और क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ओके। सिंपल से याद कर लीजिए, आर्थोबोरिक मतलब कि आर्थोबोरिक एसिड बनाएंगे कैसे, क्या बनाएंगे, बोरेक्स में HCl और वाटर मिला देंगे तो बन जाएगा आर्थोबोरिक एसिड, ओके। आइए तो इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, आर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। तो क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, एक के बाद एक लेयर बनाते जाते हैं, लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इन विच प्लेनर BO3 यूनिट आर ज्वाइंट विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्लेनर जो BO3 है, BO3 देखिए, प्लेनर जो है BO3 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक। एक के बाद क्या बनाते हैं, एक के बाद एक लेयर बनाते जाएंगे, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो प्लेनर BO3 है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ के एक के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के क्या बनाएंगे, एक के साथ एक लेयर बनाते जाएंगे, ओके। तो बस इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक, क्या है, BO3 यूनिट होता है, ओके, प्लेनर BO3 यूनिट होता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं आपके नीट में, अब आपके टेस्ट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो बोरिक एसिड है इसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, ठीक, इसको ट्राई बेसिक नहीं बोलेंगे, आप मोनोबेसिक बोलेंगे। ऐसा क्यों, वो भी कैसा होता है, वीक होता है, वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, ओके। जबकि देखिए इसमें क्या है, 3 हाइड्रोक्साइड है, तो इसको ट्राई बेसिक बोलना चाहिए एसिड, ठीक। लेकिन क्या है इसमें, लेकिन हम इसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए एसिड, सबसे पहले आप बताइए, एसिड इसको बोलते हैं जो क्या करता है, H+ निकालता है। एसिड का काम क्या होता है, H+ को निकालना, ठीक। लेकिन ये क्या करता है, वाटर में से OH आयन को ले लेता है, ठीक, वाटर में से OH आयन को ले लेता है, ठीक। तो एसिड का काम होता है H+ को निकाले, चाहे OH, और बेस का काम क्या है, OH को निकालता है, ठीक। बेस का काम होता है OH निकालना, एसिड का काम है H+ को निकालना, लेकिन क्या करता है, OH आयन को ले लेता है, ठीक। तो ये कैसे बना, OH आयन को लेने से बना, ठीक। ये प्रोटॉन को निकाला नहीं इसने, प्रोटॉन मतलब H+ को इसने निकाला नहीं, बल्कि क्या किया, OH आयन को लेके एसिड बनाया है, ठीक। तो सिंपल से याद कर लीजिए, ये एसिड कैसे बना है, OH वाटर में से OH आयन को ले लेता है, ठीक। तो जब कोई बेसिक है, तो आर्थोबोरिक एसिड है, क्या होता है, किसी मतलब वाटर में उसको डालते हैं तो क्या होता है, वाटर से ये H+ मतलब OH आयन को ले लेता है, ठीक है। यानी यहाँ सब देख सकते हैं, जो आर्थोबोरिक एसिड है यहाँ से वाटर के OH आयन को लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये कहाँ से लेता है, वाटर से लेता है, ओके। ये हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से लिया, वाटर से लिया, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। केवल एक ही हाइड्रोक्साइड को ये लिया है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, ठीक। तो देखिए एक OH आयन को लेकर क्या बना लेगा, BOH⁴ और H3O पॉजिटिव बना लेगा, ओके। तो एनसीईआरटी यही लिखता है कि बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। इट इज़ नॉट अ प्रोटॉन एसिड, ये कोई प्रोटॉनिक एसिड नहीं होता, कोई प्रोटॉन को निकाल नहीं रहा है, H+ को निकाल नहीं रहा है, ये कोई प्रोटॉनिक एसिड नहीं होता, बट एक्ट एज लुईस एसिड, लेकिन ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक। क्योंकि क्या कर रहा है, OH आयन को ले रहा है, इसलिए लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है, ठीक, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। क्योंकि क्या कर रहा है, वो हाइड्रोक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है, इसीलिए, ठीक। ये क्या है, लुईस एसिड है, जबकि क्या है, प्रोटॉनिक एसिड नहीं है, ओके। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको याद कीजिए। देखिए नीट का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्थोबोरिक एसिड इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा मतलब स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आर्थोबोरिक एसिड के लिए, ये पूछ रहा है, ठीक। पहला क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड, गलत है, ये ट्राइबेसिक एसिड हुई ना, मोनोबेसिक एसिड वो भी वीक है, ठीक। पहले ही गलत हो गया, यही ऑप्शन हो गया, मैं आंसर यही हो गया, ठीक। अगला क्या बोला, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, सही बात है। कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, एसिडिफाइड बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक। फिर तीसरा क्या है, इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, सही बात है, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक के बाद एक का स्ट्रक्चर बना होता है, इन विच प्लेनस BOI यूनिट आर ज्वाइंट बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो सभी एनसीईआरटी का ही लाइन है,
जो भी क्वेश्चन बना है पूरा एनसीईआरटी की लाइन से ही बन रहा है। ठीक, अब देख सकते हैं कि क्या एक लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, जो प्लेनर BuI3 होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ के बनते हैं। ठीक, लास्ट क्या है, इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन का डोनेट नहीं करता है, बट एक्ट एज लुइस एसिड, ये किसके तरह लेकिन एक्ट करता है, लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है बाय एक्सेप्टिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या करता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो एनसीईआरटी का एक लाइन से क्वेश्चन बना है, अब यहाँ से अब ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी सभी लाइन को क्लियर कर देंगे। तो ये 2 बार क्वेश्चन आया है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये यदि ये क्वेश्चन आप करते हो तो आपके सभी एनसीईआरटी लाइन क्लियर होंगे। ओके, अब बात करते हैं डाइबोरेन। ठीक, ये क्या है, बोरॉन का हाइड्राइड है। डाइबोरेन क्या है, बोरॉन का हाइड्राइड है, ये B2S6 इसका होता है। ठीक, फॉर्मूला डाइबोरेन का। ओके, अब बात करते हैं जो डाइबोरेन है कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सिंपल सा है। जितने भी, तो देखिए जितने भी रिएजेंट है रिडक्शन करने वाले, जितने भी रिडक्शन करने वाले रिएजेंट है वो क्या करते हैं, क्या बना लेते हैं, डाइबोरेन को बना देते हैं। ठीक, तो देखिए BF3, यदि BF3 का ये आप रिडक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, BF3 यानी बोरॉन फ्लोराइड का, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, B2S6 यानी डाइबोरेन बन जाएगा। ठीक, साथ ही साथ LiF भी बनेगा और एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड भी बनेगा। ओके, अब अगला बात करते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। ठीक, ऑलरेडी इसमें बोरॉन होता है। ठीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड का आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी डाइबोरेन बनेगा, Na+H2 बन जाएगा। ओके, चाहे तीसरा बात कर सकते हैं BF3 के साथ यदि NaH का रिएक्ट कराएंगे, BF3 को NaH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो B2S6 + NaF बनेगा। ठीक, ये तीनों फॉर्म है, तीनों को याद कीजिए। ठीक, तो तीनों हाइड्राइड वाले हैं, देखिए यहाँ से देख सकते हैं तीनों हाइड्राइड वाले हैं। ठीक, यानी तीनों रिड्यूसिंग एजेंट वाले हैं। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, डाइबोरेन को बनाएंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए, BF3 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बनाएंगे तभी डाइबोरेन बनेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आयोडीन का रिएक्शन कराएंगे तो भी डाइबोरेन बनेगा, और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को आप सोडियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो भी डाइबोरेन बनेगा। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होता है। ठीक, तो जो आपका डाइबोरेन है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक, कैसा होता है, कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 180 केल्विन होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बात करते हैं कैच फायर स्पॉन्टेनियस अपॉन एक्सपोज टू एयर। ठीक, तो डाइबोरेन को जैसे आप एयर में रख देंगे, ठीक, डाइबोरेन को एयर के पास साथ जैसे एयर के संपर्क पे आते ही क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, बहुत ही जल्दी बोरान का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, तो डाइबोरेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, यानी इसको एयर के साथ जैसे ही आप लाएंगे तो तुरंत क्या बना लेगा, डाइबोरेन बना लेगा, सॉरी मतलब बोरॉन ऑक्साइड बना लेगा, बोरॉन ट्राईऑक्साइड बना लेगा। ओके, साथ ही साथ वाटर भी रिलीज करेगा। और ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही होने लगता है। जैसे डाइबोरेन एयर के संपर्क में आया, तुरंत ही क्या हुआ, बोरॉन ट्राईऑक्साइड बना लिया, और जो है कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, यानी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अपने आप होने लगता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, -1977 किलो जूल मोल होगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए कि ये डाइबोरेन जो है ऑक्सीजन के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या बना लेता है, बोरॉन ट्राईऑक्साइड बना लेता है। ओके, अब बात करते हैं तीसरा जो है, डाइबोरेन आर रैपिडली हाइड्रोलाइज बाय वाटर टू गिव्स बोरिक एसिड। ठीक, तो डाइबोरेन को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो डाइबोरेन का वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड बनेगा। तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी वाटर से जिसका भी रिएक्शन कराएंगे आपका हाइड्रोक्साइड ही बनता है, मैक्सिमम में यही होता है। ठीक, तो एक आँख को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी में क्या बनता है, उसका हाइड्रोक्साइड ही बनता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड जिसका भी वाटर से रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्साइड ही बनता है। ठीक, केवल एक आँख दो को छोड़ दीजिए तो। ठीक, तो डाइबोरेन का भी कराएंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं डाइबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइबोरेन है क्लीवेज रिएक्शन शो करता है। ठीक, क्लीवेज रिएक्शन आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डाइबोरेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डाइबोरेन है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पीसीज होता है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पीसीज होता है तो ये क्या कर लेता है कि अमोनिया के साथ तुरंत बॉन्ड बना लेता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये बात। तो कैसा रिएक्शन शो करता है, क्लीवेज रिएक्शन का शो करता है। ठीक, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पीसीज होता है तो क्या कर देता है, किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इंपॉर्टेंट देखिए, बोरॉन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन विथ लुईस बेस। ठीक, तो किसी लुईस बेस के साथ कैसा रिएक्शन शो करता है, क्लीवेज रिएक्शन शो करता है। ठीक, टू गिव्स बोरॉन लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बोरॉन्स एडेट बनाएगा। ओके, सॉरी बोरेंस एडेट बनाएगा। ठीक,
तो जैसे ये दोनों रिएक्शन देख सकते हैं, दोनों ही क्लीवेज रिएक्शन है, ठीक। जैसे कि बोरेक्स डाइबोरेन का जो है क्या है, सोडियम मेथाइल नाइट्रोजन ट्राईमेथाइल, ठीक, यानी अमोनिया की तरह ही है, नाइट्रोजन बस यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मेथाइल आ गया, ठीक। तो नाइट्रोजन ट्राईमेथाइल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, BH3 नाइट्रोजन मेथाइल बना लेगा, ओके। BH3 नाइट्रोजन ट्राईमेथाइल के साथ कॉम्प्लेक्स मतलब बना लेगा, कोई क्लीवेज वाला रिएक्शन बनाएगा, ठीक। ऐसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके साथ भी क्लीवेज रिएक्शन शो करता है, तो डाइबोरेन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी क्लीवेज रिएक्शन शो करेगा, ठीक। इसके साथ भी क्या बनाएगा, BH3CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये भी क्या बनाएगा, क्लीवेज रिएक्शन बनाएगा, ओके। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अभी सेम है, रिएक्ट विथ अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया के साथ भी वही सेम रिएक्शन शो करेगा, ठीक। रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव्स कैसा बनाएगा, B2H6 और 2NH3 वही कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक, जैसा बनाता था वैसे कॉम्प्लेक्स बना लेगा। विच इज फॉर्मुलेट, जो कि बाद में फॉर्मुलेट कैसा बन जाएगा, किसका कैसा फॉर्मुलेट बनेगा बाद में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जो B2H6 और 2NH3 जो है क्लीवेज रिएक्शन है ये भी, ठीक। अमोनिया के साथ भी क्या बनाएगा, डाइबोरेन क्लीवेज रिएक्शन बनाएगा, ठीक। क्लीवेज रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BH2NH3 ट्वाइस H+ और BH4 नेगेटिव, ओके। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ओके। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक। अब अगर फर्दर हीट गिव्स बोराजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से हीट करेंगे, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसको फर्दर हीट करने पर क्या बनेगा, बोराजीन बनेगा। इसी बोराजीन को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक। क्या बनेगा, फर्दर हीट करने पर क्या बनेगा, बोराजीन। बोराजीन का फॉर्मूला क्या होता है, B3N3H6। बोराजीन का फॉर्मूला क्या होता है, B3N3H6 होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, ओके। तो एक बार फिर से यहाँ रिएक्शन देख लीजिए, जो डाइबोरेन है इसका अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, BH2, ठीक, NH3 का ट्वाइस H+, ठीक, BH4 नेगेटिव, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसको फिर से फर्दर हीट करने पर क्या बनाएगा, बोराजीन बनेगा, ठीक। बोराजीन को ही बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक। तो फिर इसको फर्दर हीट करने पर क्या बनाएगा, बोराजीन B3N3H6 बनाएगा, प्लस 12 हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, ओके। इंपॉर्टेंट है।